नमस्कार मित्रों। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक दिलचस्प किताब के बारे में। किताब का नाम है ब्लड इन द सी। जैसा कि आप इस पुस्तक को देख सकते हैं, ब्लड इन द सी द डार्क हिस्ट्री ऑफ हिंदू ऑपरेशन इन गोवा। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 500 रुपये इसकी कीमत है। सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। और हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि इसकी जो लेखिका है डॉक्टर विनय नलवा, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर नलवा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण जी। और डॉक्टर नलवा के, और मैं एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों से करवा देता हूँ। डॉक्टर नलवा देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके आलेख छपते रहते हैं। रेगुलर कॉलमिस्ट हैं। इससे पूर्व राम जन्मभूमि पर भी एक पुस्तक लिख चुकी हैं। और ब्लड इन द सी उनकी दूसरी पुस्तक है। सोशियोलॉजी में पीएचडी हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लगातार इंडिक विषयों पर काम करती रहती हैं। सनातन धर्म से संबंधित विषयों पर काम करती रहती हैं। पुस्तक जो है बहुत ही शोधपूर्ण है और बड़ी रोचक तरीके से लिखी भी गई है। इसमें काफी रेफरेंसेस भी हैं। और मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विनय जी, इस पुस्तक पे आपसे संक्षिप्त चर्चा आज करेंगे कि आपकी क्या सोच थी कि मतलब गोवा की इतिहास के ऊपर, क्योंकि गोवा की तो छवि एक क्रिश्चियन, जो हमारी फिल्मों ने भी बनाई है, कि एक क्रिश्चियन या चर्च डोमिनेटेड एक सोसाइटी है, और जो कि बस खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन आपकी पुस्तक में जो इसका सब टाइटल है द डार्क हिस्ट्री ऑफ हिंदू ऑपरेशन इन गोवा, तो इसके विषय में आप थोड़ी सी जरा जानकारी दें कि क्या थॉट था आपका जो है गोवा की हिस्ट्री पर पुस्तक लिखने थैंक यू अरुण जी, आपके बहुत सुंदर शब्दों में परिचय दिया मेरा भी, और ब्लड ब्लड इन द सी का भी, उसके लिए धन्यवाद। और अगर आप हम इस विषय को लेके चलें कि हमने ये किताब क्यों इसका देयर इज सम प्रॉब्लम। क्यों लिखी आपने किताब जी? हाँ जी। इस विषय को चुनने का मेरे पास दो वजह थी। एक तो ये थी कि मैंने एक रिसर्च की थी गोवा की लिबरेशन के ऊपर, और उसमें मुझे जो है गोवा का एक ऐसी पहचान मिली जो बिल्कुल भिन्न थी, जो हम उसको पुर्तगाल से या उसको कॉलोनियल उससे रिलेट करते हैं। जैसे हम अगर गोवा जाते हैं तो हमें चर्चेस ही देखने को दिखाई जाती हैं, और उसका पुर्तगीज इतिहास ही पुर्तगालियों का जो जो है इतिहास है, आगे प्रमुखता से रखा जाता है। मूलतः जो पुर्तगालियों का इतिहास है, ये दिखाया जाता है कि गोवा का इतिहास सिर्फ पुर्तगालियों का इतिहास है। जी जी जी। और उस के होते हुए भी जो वहाँ के लोगों का, गोवा के जो स्थानीय, जो नेटिव हम बोलते हैं, उनका जो एक स्ट्रगल था, जो कहते हैं कि 450, आई थिंक लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड जो है कॉलोनियल हिस्ट्री जो रही है, वो उसके बावजूद दे वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट। और उनका जो भारत के साथ, भारत के बाकी हिस्सों के साथ जो उनका कनेक्ट था, आई थॉट दैट इट नीड टू बी, इट नीड टू कम आउट, स्पेशली टू द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो जो है गोवा को चाहे दूसरी दृष्टि से देखेंगे, और उनका जो है उसका हिंदुओं के साथ जो उसका कनेक्ट है, उसको ज्यादा अच्छी से पहचानेंगे। तो ये वजह थी। तो हिंदुओं की का क्या इतिहास, एक आप संक्षिप्त में अगर बता सके। जो किताब में आपने चर्चा किया, आपने कहा कि डार्क हिस्ट्री ऑफ हिंदू ऑपरेशन, तो एक तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू, यानी कि गोवा का हिंदू इतिहास क्या है, और जो है दूसरा ये कि किस तरीके से जो है वो हिंदुओं पर अत्याचार किए गए पुर्तगालियों ने, और खासकर मिशनरियों ने किस प्रकार से ये अत्याचार किए, क्यों किए। अ, देखिए, गोवा का जो है हिंदू इतिहास की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल हमें एंशियंट टाइम में ले जाता है। जो हम इसको परशुराम उनसे रिलेट करते हैं। ये आप इसका मेंशन जो है, गोवा को गोमांतक भी बोला जाता है, गोमांचल भी बोला जाता है, और गोमांत भी बोला जाता है। ये सब प्राचीन नाम थे जिससे ये जाना जाता था। और इसकी पहचान जो है, अगर हम इसको अगर इतिहास के हिसाब से देखें, तो इसकी पहचान हमें इसके बारे में हमें महाभारत में भी और स्कंद पुराण में भी मिलता है। और
परशुराम क्षेत्र भी इसको कहा जाता था। यहाँ परशुराम जी के मंदिर भी हैं, और लोग कहीं ना कहीं अपने आप से उनसे जुड़ा हुआ महसूस भी करते हैं। और दूसरा, अगर हम बात करें, अगर हम इसकी हिंदू सभ्यता सभ्यता से इसका जुड़ाव की बात करें, तो यहाँ की जो डायनेस्टीज थी, चाहे वो फर्स्ट सतवाहना, रिकॉर्डेड अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो सतवाहना थी, फिर जो है भोज थी, कोंकण मौर्य थी, चालुक्यास थी, फिर राष्ट्रकूट थे जिन्होंने सिलहारास को एस्टेब्लिश किया था, कदम्ब थी जो है अपने आप में एक मिसाल थी संस्कृति और जो है उनके कंट्रीब्यूशन का जो है, और फिर बहामनी जो थी। तो अगर हम इन हिंदू सभ्य डायनेस्टीज को देखें, तो इन्होंने ना केवल गोवा की संस्कृति को, बल्कि कल्चर को और जो है वो क्या कहते हैं और निखारा था, बल्कि वहाँ का जो वाणिज्य जो है उसको भी उन्होंने पूरी तरीके से जो है एक मतलब फ्लोरिशिंग स्टेज में पहुंचाया था। काफी व्यापार, क्योंकि गोवा समुद्र के जी जी जी। बिल्कुल मुहाने पर है, तो इसलिए खासकर समुद्री व्यापार। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपकी पुस्तक में छत्रपति शिवाजी के विषय में भी आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये जो असल में जो है पुर्तगाली जो है वो गोवा के अंदर आए कैसे, मोटा मोटा अगर आप संक्षिप्त तौर पे बता सके, कि खुद आ गए, किसी ने बुलाया उनको, किसी के साथ उनका गठजोड़ हुआ, तो क्या कारण था कि पुर्तगाली जो है वो गोवा में आए, और फिर इसके बाद उन्होंने अगले, जैसा आपने कहा, 400 450 साल तक गोवा को एक जो कि एक मूलतः हिंदू सभ्यता का प्रतीक था, जो एक हिंदू सभ्यता का सिरमौर था एक तरीके से जो है, तो उसकी ये स्थिति हो गई कि आज जो है वो हम उसको, हिंदू जो पर्सपेक्टिव है गोवा को लेके, वो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। जी देखिए, जो हम पुर्तगालियों का या कोई भी यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट कंट्री की बात करते हैं, तो सबका उद्देश्य जो था यहाँ पर मसाले, प्रेशियस स्टोन, सोना और चांदी, उसका व्यापार, जो उससे जो व्यापार और उससे जो फायदा होता था, उस समय का रूट ये था कि सारे जो भारत और मलेशिया और इधर की जितने भी स्पाइसेस का जो ट्रेड था वो अरब के थ्रू होता था। और अरब जो है वो अपना जो है उसमें से दे यूज टू टेक अ यू नो कमीशन, उनका कुछ उनका वो रहता था, जिसकी वजह से यूरोप में जब वो जाता था तो वो एक्सपेंसिव भी होता था। और जो था इस चीज को काउंटर करने के लिए, और दूसरी चीज जो है, यूरोप में उस समय जो है मुस्लिम मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी एक जो है बहुत जो है क्या कहते हैं, बहुत सॉलिड जो है वो एक वो चल रहा था, एक जंग चल रही थी अधिकार को लेके, क्षेत्र के अधिकार को लेके। तो ये एक जो कन्फ्लिक्ट जो चल रहा था वहां पर, तो ये एक वो भी वजह थी, और जो व्यापार से जो फायदा जो होना है उसके लिए भी कॉलोनियल जो है यूरोप के जो है देश वो हिंदुस्तान में, और इंडोनेशिया और मलेशिया ईस्ट की तरफ वो आए। तो एक तो ये था। दूसरी चीज ये थी कि वहाँ के गोवा के लोगों के साथ क्या परेशानी हुई जिसकी वजह से ये जो है हालात बने या ये सिचुएशन बनी। वहां पर जो है जितनी भी हिंदू डायनेस्टीज थी, उन्होंने एक जो है हर धर्म को, हर उसको मान्यता दी थी, एक सेक्युलर जो हम जिसको बोलते हैं क्रेडेंशियल बोलते हैं, उन्होंने उस चीज को अपहोल्ड किया था। मैं वहाँ आपको थोड़ा करेक्ट कर देता वैष्णव हूँ कि शैव। हर पूजा पद्धति को जी मान्यता दी थी, क्योंकि धर्म तो एक ही है, हाँ, उन्होंने जी 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 हर रिलीजन को। बौद्ध, नाथ, सब हर हर संप्रदाय का वहां पर जो है पोषित थे वो राजाओं द्वारा। और जो है एक जो एजुकेशन जो है वो भी उस टाइम की जो है बहुत अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि मंदिरों को उन्होंने नहीं, मैं अग्रहार विनय जी, और मैं एक अ, बार सवाल पे वापस लौटता हूँ। बुलाया किसने हम्म, पुर्तगालियों को? हाँ जी 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 जी। उस समय जो है गोवा पे बहामनी आदिल शाह का शासन था, जो कि उनके जो ऑफिसर्स थे या जो उनके जो सैनिक थे वो बहुत ही बर्बर, और उसमें तुर्की के भी लोग थे जो बहुत ही करप्ट थे, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता थी, गोवा के जो नॉर्मल आम लोग थे, उनके लिए बहुत परेशानी थी। उनको कर भी ज्यादा देना पड़ता था, जिजिया भी देना पड़ता था।
और दूसरी चीज ये थी, उन्होंने विजयनगर के जो सैनिक थे, सेनापति थे, उनसे गुहार लगाई थी कि आप हमारी मदद कीजिए आदिल शाह को हटाने के लिए। तो जो विजयनगर के वो थे, कमांडर थे तिमोजा, उन्होंने जो है अल्बुकर्क जो आए थे, गोवा के पास आए थे, उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है गोवा को कॉन्कर कीजिए ऑन माई बिहाफ। इट वॉज ऑन हिज बिहाफ ही वांटेड। उनको ये लगा था कि वो एक उन्हें रेवेन्यू दे दिया करेंगे 1 साल की। ही नेवर मेंट इट कि आप जो है मुस्लिम शासन से जो है गोवा जो है अब पोर्तुगीज या किसी और उसमें चला जाए। बट ये जो है जो डीड थी, या ये वो प्रण लिया गया था, या जो प्रॉमिस किया गया था, ये अल्बुकर्क ने नहीं माना। और गोवा में उन्होंने फोर्ट वगैरह बनाने शुरू किए, और वहाँ अपना प्रॉपर तरीके से स्थापित होने का पूरा वो किया, इंतजाम तो किया। ये मिशनरियों की वहां पे क्या भूमिका रही? किस जी, प्रकार से? मिशनरियों का ये था। हाँ, क्योंकि जी काफी जी, अत्याचार भी किए गए मिशनरीज हिंदुओं का पे ये था। कन्वर्जन के लिए। हाँ, तो जी मिशनरियों की जी क्या जी, भूमिका रही? 1498। हाँ, 1498 में जब वास्को डी गामा आए थे, उस समय उनको ये गलतफहमी हुई थी कि यहाँ पर जो है, जब वो साउथ के जो है कालीकट के ब्राह्मणों से मिले थे, तो उन्हें लगा था कि ये पादरी हैं, और वो मंदिर में गए तो उन्हें चर्च लगा। तो ये मिसकंसेप्शन था। बट एम जो था, जितने भी वहां से पोर्टुगीज जो आए थे, ट्रेवलर्स जो आए थे, वो इसी उद्देश्य से आए थे। तो इसलिए जो 1502 के बाद वहां के राजा ने जितने भी जहाज भेजे, उनमें पादरी और मिशनरीज होते ही थे, क्योंकि ये उनका प्रिंसिपल एम था टू कन्वर्ट एवरी पॉसिबल ह्यूमन ऑन अर्थ। सो दैट वाज द एम। नहीं, तो बाकी एंड अत्याचार किस इनफैक्ट तरीके के, किस इनफैक्ट किस? वेटिकन हैड डिवाइडेड, नहीं, इनफैक्ट वेटिकन हैड डिवाइडेड द होल अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। एक जो है वो स्पेन के लिए, और एक जो है स्पेन और ब्रिटिश के लिए, और एक जो है पुर्तगाल के लिए, एंड सोनली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग पीपल। नहीं, पर कन्वर्ट किस तरीके से उन्होंने किया? मतलब जोर जबरदस्ती से किया? कैसे किया? किस जी तरीके जी से हिंदुओं को टारगेट किया? तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी, शुरू शुरू में तो जो है 1540 तक, तो जैसे 1510 में दे कॉन्कर्ड गोवा, तो 1540 तक तो प्रेशराइज किया जाता था, कन्विंस किया जाता था। और अल्बुकर्क द्वारा एक और जो है एक तरह की स्कीम बोलेंगे हम उसे, कि जिसमें जो है पुर्तगाल के जो आते थे, सोल्जर्स आते थे, उनकी शादियां जो गोवा की जो स्थानीय महिलाएं थी उनसे करके एक मिक्स्ड कम्युनिटी बनाने की। तो उसमें उनका उद्देश्य कोई भाईचारे का या उसका नहीं था, उसका ये था कि सो दैट दे रिमेन लॉयल टू पुर्तगाल। सो दैट वाज द एम कि वो उनके बच्चे होंगे, वो पूरी जनरेशन जो है वो उनकी होएगी। बट जो है व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज 1540 के बाद ये हुआ कि जो है, जब उन्होंने देखा कि प्रेशर से या कन्विंसिंग से नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, तो देन दे स्टार्टेड कोर्शन। तब उन्होंने जो है टेम्पल्स को उन्होंने ऑर्डर निकाले, पुर्तगाल के किंग ने, कि जो है हिंदू मंदिरों को और हिंदू के जो है देवी देवताओं को, उनको तोड़ा जाए। और जितनी जितनी एरिया में, रीजन में जहां पर पुर्तगीज का राज है, वहां पर कोई भी मूर्ति या मंदिर नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ जो वहां पर बच्चे अनाथ हो जाते थे, जैसे जिनके माँ बाप नहीं है, माता पिता नहीं है जिनके, या कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो उनको सेंट पॉल नाम का एक कॉलेज था, जिसमें क्रिश्चियनिटी की शिक्षा दी जाती थी। उनको वहां पर जो है वो ले लिया जाता था, और उनको पूरी तरह से क्रिश्चियन बना, बैप्टाइज करके क्रिश्चियन बना दिया जाता था। सिमिलरली, अगर कोई बुजुर्ग, अगर किसी की डेथ होती है, तो अगर उसके फैमिली में कोई क्रिश्चियन है, तो उसको उसकी सारी वो जो है मिल जाएगी, जो जायदाद है। और अगर मुस्लिम, अगर कोई नहीं है क्रिश्चियन, तो वो फिर वो सेंट पॉल में, या फिर मिशनरीज या उनके उसमें जो है यूज हो जाएगी।
उनकी अपकीप में। तो ये था। तीसरी चीज ये थी कि जो था कि टेम्पल्स जिस तरह से उनका पुर्तगीज का रीजन का या क्षेत्र का वो हो रहा था, विस्तार हो रहा था, उसी तरीके से बाकी मंदिरों को भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। और उस उन टूटे हुए मंदिरों की भी जो इनकम होती थी, वो भी जो है सेंट पॉल कॉलेज और मिशनरीज की अपकीप में जाती थी। इसी तरह बाद में फिर जो है फ्रांसिस जेवियर के कहने पर जो है इंक्विजिशन, गोवा इंक्विजिशन हुआ, जो पूरे वर्ल्ड में इट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट बार्बरस बार्बरिक इंक्विजिशन इंक्विजिशन मतलब उसको माना बेसिकली जो जाता है है। वो आपने जो है वो उनको क्रिश्चियनिटी में जबरदस्ती कन्वर्ट किया, हिंदुओं को। नहीं, उसमें ये था कि वैसे वो था क्रिश्चियंस के लिए, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है उनके लिए था, पर हिंदूज को भी इसमें जो है सजा मिलती थी। उसमें ये था कि अगर आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है, किसी कोई भी अगर विटनेस बन के ये बोलता है कि आपने जो है अपने पुराना जो आपका धर्म था, आपने उसके देवी देवताओं का कहीं आपने रखा हुआ है अंदर, आप उनकी पूजा करते हो छुपते हुए या कुछ इस तरीके से करते हो, तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा और आपको उसका कन्फेस करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भी किया है, तो अगर किसी ने आपके ऊपर ये ब्लेम लगाया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने नहीं, और अगर नहीं हुआ है तो फिर आपके लिए सजा थी। और सजा में जो है वो बहुत खतरनाक और भयानक सजाएं थी। और इसके अकाउंट भी जो है पुर्तगाल सरकार ने जलवा दिए थे, जितने भी अबाउट 2300 लोगों के साथ जो है हुआ था। और उसके अकाउंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। तो और इसके जैसे अलावा आजकल, जो है जी जी, और नहीं, इसके अलावा जो है शादी और हिंदू जो त्योहारों के जो प्रोसेशंस और ये सब होते हैं, ये भी बंद कर दिए गए थे। दीज वर नॉट अलाउड। बोला गया था इससे जो है चर्च की सैंक्टिटी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो ये चीजें भी अलाउड नहीं थी। और अगर आप करना चाहते हैं, हिंदू तरीके से विवाह करना चाहते हैं, या कुछ ब्राह्मणों के द्वारा कुछ पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो उसके लिए देयर वाज एक आइलैंड पे ये अलाउ किया था, और उसमें आपको यू नीड टू पे द फीस टू डू दैट। अब एंड हम दैट बात वाज करें, आल्सो, वो भी बाद में बंद कर दिया गया। जी, अब हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल के कि पूरा भारत 1947 में लगभग जो है स्वतंत्र हो गया, लेकिन गोवा, दादरा नगर हवेली, ये दोनों बाद में हुए। तो गोवा 19 दिसंबर 1961 को विजय दिवस मनाया जाता है। तो आप थोड़ी सी जो है, भारतीय सेना ने हालांकि वहां पर किया था, लेकिन उससे पहले गोवा में, जैसे देश के बाकी हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, गोवा में भी एक स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। फर्क सिर्फ ये था कि बाकी देश के हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था और यहाँ पे पुर्तगालियों के खिलाफ चल रहा था। उधर पौंडीचेरी में आप कह सकते हैं कि फ्रांसीसियों के खिलाफ चल रहा था। दादरा और नगर हवेली में भी पुर्तगाली थे, उनके खिलाफ चल रहा था। तो बहरहाल हम चूंकि पुस्तक गोवा पर है और गोवा की बात कर रहे हैं, तो गोवा में जो ये 20वीं शताब्दी में जब भारत के बाकी हिस्सों में भी स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था, तो ये थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं, और ऑपरेशन विजय के बारे में खासकर आप बताएं, क्योंकि बाकी सबकी तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ऑपरेशन विजय की जो है वो चर्चा नहीं होती है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को, खासकर हमारे युवा दर्शकों को जानना चाहिए इसके विषय में। अ, जैसे कि हम गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, जिस दिन हमारा ऑपरेशन विजय जो है सफल हुआ था। तो इसकी शुरुआत, इसकी नींव जो हम कहते हैं, वो 1946 में डली थी। 1946 वो टाइम था जब पहला प्रोटेस्ट मास लेवल पे शुरू हुआ था। और उसके बाद एक ये क्रम बन गया कि जो है प्रोटेस्ट और सत्याग्रह होने लगे। 54 में हुआ, 55 में हुआ। और इसमें केवल गोवा के लोग ही नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे हुए लोगों ने भी उनमें हिस्सा लिया। और यहाँ तक कि 54 और 55 में जब भारत सरकार ने इस पे सत्याग्रह पे पार्टिसिपेशन का बैन लगाया, तो भी बहुत से जो है भारतीय जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और जो है इसका एक और रिजल्ट ये भी था कि इस सत्याग्रह के दौरान बहुत से भारतीयों की जान भी गई पुर्तगालियों की गोलियों द्वारा। इससे एक तरह का एक रोष पूरे देश में फैल गया था। उसका ये असर हुआ कि सरकार पर भी थोड़ा सा जो है दबाव बना।
कि दे हैव टू मेक अ डिसीजन, दे हैव टू से समथिंग, दे हैव टू डू एनीथिंग अबाउट लाइक गोवा के लिए उन्हें कुछ करना है। तो उसके लिए फिर जो है नेहरू जी की सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू इसकी सॉल्यूशन करने की कोशिश की। उन्होंने जो है सोवियत संघ से जो है उन्होंने यूएन में वेटो लगाया हुआ था 18 कंट्रीज के लिए। उन्होंने उनसे सोवियत संघ से वो हटाने के लिए दरख्वास्त की, और सोवियत संघ ने वो हटा दिए जो वेटो थी। उसकी वजह से पुर्तगाल जो है वो यूएन का सदस्य बन गया। परंतु उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है पुर्तगाल ने जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ ये अपील की कि भारत जो है उसी के हिस्सों में उसके सैनिक नहीं भेजने पे प्रतिबंध लगा रहा है, उसे जाने नहीं दे रहा। तो ये डिप्लोमेसी भी फेल एक तरह से हुई कि इतना करने के बाद भी पुर्तगाल के उसमें रवैये में कुछ बदलाव नहीं आया। फिर जो है नेहरू जी उन्होंने जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेज का वो लिया, सहारा लिया। इकोनॉमिक ब्लॉकेज का भी ये था कि ना तो उससे पुर्तगाल की सरकार को कोई फर्क पड़ा, और ना ही जो गोवा की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फर्क पड़ा, क्योंकि उस समय में इंडस्ट्रीज भी बंद थी, सब कोई इंडस्ट्री नहीं खोली गई थी पुर्तगाल द्वारा, बिल्कुल नेग्लेक्टेड था गोवा। और ना ही वहाँ कोई व्यापार था। उसमें हुआ क्या, आम इंसान जो आम गोवा के इंसान था उसने सफर किया। तो फिर अंत ये में जो है ये वो, वाली स्थिति जब उत्पन्न। जी जी जी, बताइए बताइए। जी जी। हाँ नहीं, नहीं, बोलिए आप बोलिए। आप कुछ बता हाँ, रहे थे। नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, तो ये स्थिति बनी, और लोगों का जो है उसमें सत्याग्रहों में भाग लेना, और जो है ये स्थिति बनना कि कोई भी बात जो है, और उस समय जो है इंटरनेशनल, अगर आप इंटरनेशनल सीन देखें तो उसमें भी आप यूएस और जो ब्रिटेन है उनका भी जो है इतना साथ नहीं मिल रहा था। बट ये है कि हाँ, नेहरू जी ने जो है मिडल 1961 के मिडल में ये मन बना लिया था कि जो है गोवा पे जो है जल्दी ही मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। इसी वजह से फिर जो है जो लेफ्टिनेंट जनरल 1961 में चौधरी थे ये कितने दिन उन्होंने चले प्लान। चला, ऑपरेशन विजय जो है? ये 1.5 दिन चला था। और जो है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने जो है ये सोचा था कि ये 3 दिन के लिए, उनका प्लानिंग 3 दिन की थी। बट वो 1.5 दिन में ही इंडियन फोर्सेस सफल रहे। इसकी एक वजह तो ये भी थी कि वीवर आर फोर्सेस वर वेल प्रिपेयर्ड। जो वहां पर पुर्तगाली जो है उन्होंने ये जो ब्रिजेस वहां जला दिए थे, लैंड माइंस बिछाई थी। तो उसके लिए जो है हमारी एक मिलिट्री डिवीजन जो है इंजीनियर्स वाली वो भी रेडी थी। एंड इतनी सेना, भारतीय सेना को बॉर्डर पे देख के दे वो उन्होंने जो है वो कुछ कर नहीं पाए। मैं सरेंडर कर दिया तो और जो है बेसिकली अल्टीमेटली थे। बहुत सारी पोजीशन जो थी वो डिफेंसलेस थी। हम्म इट वॉज ओनली दमन और दीव जो है वहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिला था, बट दैट वाज आल्सो न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। हम्म। एंड वहां पर हमारी कुछ क्षति हुई थी, हमारे कुछ सैनिक जो है दमन में और दीव में जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो अब चर्चा को बट यहीं बाय पर, 19 19 दिसंबर शाम 19। को 6 बजे तक हम्म। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट वी हैव वॉन द वॉर। ओके, कि गोवा जो है वो भारत का बेसिकली अब हिस्सा हो गया है। तो आपने जी जी अपने जी। जो है व्यस्त समय में से समय निकाला, व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से, ब्लड इन द सी द डार्क हिस्ट्री ऑफ हिंदू ऑपरेशन इन गोवा बहुत अच्छी पुस्तक है। आप इसको पढ़ें और पुस्तकों को उपहार में भी दें। और खासकर नया साल आ रहा है, और तो इस नए साल में अच्छा होगा कि आप उपहार के रूप में पुस्तकें दें, कोई भी पुस्तक आप दें, अच्छी पुस्तकें दें। तो ये भी एक अच्छी परंपरा रहेगी। और डॉक्टर नलवा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपकी अगली पुस्तक का इंतजार रहेगा। और जल्दी ही हम लोग जो है एक नई पुस्तक और नए विषय पर चर्चा करेंगे।
दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।